बचपन से ही मेरी आईज में हाई मायोपिया था, प्रॉब्लम थी, हेरिडिटरी। मार्शल आर्ट ने मुझे जो स्ट्रेंथ दी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। सर्टिफिकेट्स, आई एम ब्लैक बेल्ट 8 Dan एंड रिप्रेजेंटेड कंट्री मेनी टाइम्स। कोई भी इम्पॉसिबल काम करना है तो सबसे पहला बेस जो है वो आपका है डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर वो विल पावर नहीं है या आप ट्रेनिंग के थ्रू वो विल पावर डेवलप नहीं करते, you cannot walk on fire. In short, do not give up. And what we are doing is we are creating a weak generation ahead. मार्शल आर्ट लड़ना सिखाता है, लड़ना सिखाता है परिस्थिति से। जाएं, करें ना करें, करें ना करें, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, नहीं मिलेगा। बट विल पावर क्या बोलती है? अरे कर लेंगे, करना है। खून पसीना और जितना मेहनत करी है ना, वो ब्लैक बेल्ट 1 2 3 में करी है। बहुत मार पिटी है, बहुत मार खाई भी है। सो एमिनेंट पब्लिकेशन के लेटेस्ट पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, यशपाल सिंह खलसी सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक इंस्पायरिंग मार्शल आर्टिस्ट, कोच और ब्लैक बेल्ट 8th Dan इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कराटे एक्सपर्ट हैं आप, और बचपन से ही आपने कराटे में मेडल्स हासिल करने शुरू कर दिए थे, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपने लिए। मार्शल आर्ट्स की ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? देखिए, मार्शल आर्ट स्कूल से स्टार्ट हुआ। बड़ा एक्सीडेंट ही था ये, मतलब कभी सोचा नहीं था कि करूंगा। बट स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई आ गए मास्टर्स, तो उन्होंने कुछ दिखाया, थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि थोड़ा मेरे अंदर ना, थोड़े अंदर फायर भी थी कि क्लास में ना बहुत ज्यादा बुली होते थे। तो जब बुली होता था तो अब वो फायर अंदर ही रह गई। अब वो जब मार्शल आर्ट आया तो मुझे लगा मैं कुछ इससे ही थोड़ा बदला ले लूंगा बच्चों से। पर पता चला जब सीखा तो बदला खत्म हो गया। ओके ओके। बचपन में कोई वीकनेस या कोई चैलेंज था जो आप ओवरकम करना चाह रहे थे? देखिए, बचपन में चैलेंज और वीकनेस बिल्कुल थे, और आज भी चैलेंज और वीकनेस वो भी है जी। पर आज मेरी स्ट्रेंथ सामने नजर आती है लोगों को। वीकनेस ये थी कि बचपन से ही मेरी आईज में हाई मायोपिया था, प्रॉब्लम थी, हेरिडिटरी। तो दैट वाज द वन जहां पर मेरे को सबसे ज्यादा वीकनेस और सबसे ज्यादा ऐसी चीज लगी, मुझे दूसरों से अपने आप को सेपरेट सोचता था मैं। पर मार्शल आर्ट ने मुझे जो स्ट्रेंथ दी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। क्या बात! एंड दैट वाज द ट्रू पावर ऑफ मार्शल आर्ट्स। और बच्चे पे उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं सच बताऊं तो उस टाइम जो पेरेंट्स थे, उनको अपनी जद्दोजहद से ही छुटकारा नहीं मिलता था कि बच्चों का ध्यान दे। और तब बुलिंग नाम का वर्ड 1970s 80s 90 में इतना सीरियस नहीं था। आज आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें पता है बुली कितना सीरियस इशू है। तो वो बच्चे की आगे की लाइफ खराब करता है। सो दैट वाज द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ। करेक्ट। सर, आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। कराटे में आपने क्या क्या एक्सपर्टीज, क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं? वैसे तो मैं ज्यादा अपने बारे में अच्छा ही नहीं करूंगा, पर मैं ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है वो मैं बताता हूँ। ऑन सर्टिफिकेट्स, आई एम ब्लैक बेल्ट 8 Dan एंड रिप्रेजेंटेड कंट्री मेनी टाइम्स। और मेरे सिखाए हुए भी कंट्री को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और इवन दे हैव डन बेटर देन मी, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है मेरी पावर मैंने उनको दे दी, एंड देन दे आर कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी। और मैं अभी MFN, जो मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो टाइगर श्रॉफ का अपना जो इवेंट है, जो कि मैं उनके लिए एज अ चीफ ऑफिशियल काम करता हूँ उनके इवेंट के लिए। वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो सर, आप कोच नहीं बनना चाहते थे, आप एक ज़बरदस्त एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे, उसमें अपना नाम कमाना चाहते थे, लेकिन कोच बन गए आप। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये सच्चाई है कि मैं कोच बनना नहीं चाहता था, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। पर मैं जिस पार्क में प्रैक्टिस करता था,
वहां मैं 3 से 4 घंटे लगाता था, सुबह या शाम कभी भी। तो जो लोग थे वो देखते थे, यार ये तो प्रैक्टिस बड़ी करता है, बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, एंड दे ऑलवेज सी, ये बैठ के देखते थे। एंड लेटर एक पेरेंट कोई किसी बच्चे के थे, उन्होंने मेरे को कनेक्ट करा, बोले कि मेरे बच्चे को सिखा दो। मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं सिखाता हूँ, मैंने सिखाना नहीं भी है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट करा पर मैंने मना कर दिया साहब। थोड़े टाइम बाद देखा समर वेकेशन आई और 2 बच्चे मेरे साथ भाग रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं, और मैं भी दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे 2 बच्चे देखे, मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा चलो थक जाएंगे, रुक जाएंगे। फिर जब वो थक के रुक गए, मैं एक्सरसाइज करने निकला कहीं एक कॉर्नर में पार्क के, जो मेरा फिक्स था, वहां वो दोनों बच्चे आ गए, वो वहां ट्रेनिंग करने लगे मेरे साथ, मेरे को कॉपी करने लगे। 1 महीने तक ये चला। 1 महीने के बाद मुझे वो दो जो कपल था वो दिखा, और बोले कि सर प्लीज इधर आओ। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने क्या करा, अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरी जेब में डाल दिए। अच्छा। मैंने कहा ये क्यों? बोले आप मेरे बच्चों को सिखाया है। मैंने कहा मैंने तो किसी बच्चे को नहीं सिखाया। बोलते नहीं, ये रख लो, वो जो 2 बच्चे हैं आकाश और विकास, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मुझे नाम भी याद आ गया अभी। तो दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी, और जब मैं स्कूल में था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसी चीज सिखा रहा हूँ जो बच्चों को एक एम्पावर कर रही है। उनका जो बचपना है, लाइक बचपन में क्या करते हैं बच्चे, गेम्स खेलते हैं, या कोई स्पोर्ट्स से कनेक्ट बड़ी मुश्किल ही होता है कोई बच्चा, या तो पढ़ाई करेंगे और गेम इसलिए खेलेंगे या बाहर इसलिए जाएंगे पार्क में कि उनको कोई एक्टिविटी करनी है, एंड दे डोंट डू एनी एक्टिविटी। जाएंगे झूले पे 2-4 इधर उधर जंप मारे, वो घर आ गए वापस। अगर आप यही कंपेयर करोगे इंटरनेशनल लेवल पे, जो बच्चे वो वाले करते हैं और ये हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो मुझे लगा मैं अपने इधर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर इंडिया में या दिल्ली में, जितने जो उस कल्चर में फंस गए हैं, मुझे लगा मैं उनको एम्पावर करता हूँ। तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। क्या बात है। मैं स्कूल में तो जब मैं 11th-12th में था, शायद 10वीं क्लास में मैंने पहली बार क्लास करी थी, पर वो चली नहीं इतनी। 10th-10th में था जब मैं, और उसके बाद जब मैं 12th और या कॉलेज में गया तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी और बेटर थी। तो देखा, लोगों का ट्रस्ट बना, एंड एक टाइम में मेरे पास 60 बच्चे खड़े होते थे पार्क में। क्या बात है। एक्सपीरियंस के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं था, वो जो पेरेंट्स थे ना, उनका ट्रस्ट था, जो बोलते यार ये रोज ट्रेनिंग करता है 8-8 4-4 घंटे, तो ये अगर हमारे बच्चों को सिखा देगा तो बहुत डिफरेंस बनाएंगे। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, आप लगातार करते गए। अगर आज भी मैं उसी पार्क में चला जाऊं, मैं आज उधर नहीं जाता हूं, पर कई लोग ऐसे हैं मुझे बाय फेस पहचान लेते हैं। क्या पर मैं अब गुड़गांव में रहता हूं, पहले मैं दिल्ली में था। राइट। सर, मार्शल आर्ट्स ने आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाया है? फिजिकल स्ट्रेंथ में, कॉन्फिडेंस में, या डिसिप्लिन? देखिए, मार्शल आर्ट वैसे तो जब सब लोग देखते हैं तो बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस बनता है, डिसिप्लिन होता है। सो मेरी लाइफ में मार्शल आर्ट ने सबसे बड़ी जो चीज डाली, द पावर ऑफ डिसिप्लिन विच कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अपने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, कोई भी इम्पॉसिबल काम करना है, तो सबसे पहला बेस जो है वो आपका है डिसिप्लिन। बिल्कुल। एंड कोई भी आप स्पोर्ट्स करो या कोई भी आप मार्शल आर्ट करो, द बेस इज डिसिप्लिन। सक्सेस स्टार्ट होता है डिसिप्लिन से। बिल्कुल सही कहा। और जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होना है या ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमें गॉड गिफ्टेड माइंड मिले। नहीं, दे ऑल टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कभी भी जैसे ऐड करता हूँ, कभी भी जैसे भगवान पे कई लोग मांगने जाते हैं ना, मन्नत वगैरह मांगते हैं और अपने आप को मत्था टेकते हैं, बोले मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये दे दो। पर उसमें से 100 में से एक ही बंदा जाएगा माथा टेकने और बोलेगा मेरे को इन सब के काबिल बना दो ताकि मैं कुछ भी ले सकूं। सो डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको हर चीज के काबिल बना देगी। राइट, ट्रू। सर, क्वालिटीज की बात करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट, आप एक सक्सेसफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो उनके अंदर कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए? मार्शल आर्ट जो नाम से ही बोलते हैं कि आर्ट ऑफ द वॉरियर्स, लड़ने की कला। सबसे पहला जो रूल है मार्शल आर्ट, अगर सच में सीखना है, क्योंकि कई तो स्कूल में भी सीखते हैं, हुआ थोड़ी बहुत कर लेते हैं, घर आ जाते हैं, वो
वो मार्शल आर्ट नहीं है। मार्शल आर्ट सबसे पहला है विल पावर आपकी टेस्ट करता है। इट्स वॉकिंग ऑन फायर, आग पे चलना है। अगर आपके अंदर वो विल पावर नहीं है या आप ट्रेनिंग के थ्रू वो विल पावर डेवलप नहीं करते हो, यू कैन नॉट वॉक ऑन फायर, राइट। विल पावर इज फर्स्ट, और विल पावर अगर स्ट्रांग है उससे क्रिएट होता है डिसिप्लिन, कि मैं ये कर सकता हूं, और वो डिसिप्लिन विल बी योर लाइन ऑफ कंट्रोल। भाई आपको इसी तरीके से चलना है ताकि यू कैन बी सक्सेसफुल। एंड जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है कंसिस्टेंसी। यू डोंट हैव टू गिव अप। इन शॉर्ट, डू नॉट गिव अप। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है, मैं रोज जा रहा हूं, मैं रोज अनसक्सेसफुल हो रहा हूं, मैं कभी किसी नाले को टापने की कोशिश कर रहा हूं, दीवार को छलांग मारने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज इट्स अ बैरियर टू योर लाइफ, आप रोज उसको ट्राई करते हो करने की, पर आप रोज टक्कर खाते हो, वापस गिर जाते हो, फिर आ जाते हो, फिर आप सोचते हो यार नहीं, कल दोबारा दूसरे तरीके से ट्राई मारेंगे। एंड एक दिन ऐसा आता है, वो बैरियर आप पार कर लेते हो, पर वो तभी पार कर पाओगे जब तक बार बार आप उसको ट्राई नहीं करोगे। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन शॉर्ट आई से, और जिसको समझाना चाहिए से बोलते हैं नेवर गिव अप स्पिरिट। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, और ये तीन क्वालिटी हर एक मार्शल आर्ट में आती है। नेवर गिव अप वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई। कई बार फेल होने से हम बहुत डरते हैं, और एक बार फेल हो गए प्रोफेशन चेंज, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है। देखिए, फेलियर किसी की भी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में रहेगा फेलियर। और आजकल की जनरेशन, मैंने बोला ना एम्पावर कर रहे हैं जनरेशन को, तो आजकल की जनरेशन में क्या सिखाते हैं? स्कूल में जा रहे हैं, फेल नहीं होते, दे डोंट फेल। अच्छा, कहीं और जाते हैं तो बच्चे को कोई खिलौना नहीं मिला तो रोने लगता है, राइट। पेरेंट्स लेके देते हैं। अगर कहीं खेलने जा रहे हैं, वहां मैं हारा नहीं, मैं नहीं हारा हूं, वो रोने लगता है, पेरेंट्स बोलते हैं चल इसकी बारी दोबारा दे दे। एंड दैट्स रॉन्ग। हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है, and what we are doing is we are creating a weak generation ahead. राइट। उनको हर चीज चाहिए, पर जिस दिन नहीं मिलेगी there is a dead end there. You see, अभी ये रिसेंटली पिछले 20 साल से शुरू हुआ है। पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, एंड देन वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आता नहीं, बच्चा सोचता है दिस इज द डेड एंड, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। सो दिस इज What I say a weak generation. हम क्या करते हैं यार, फेल हो गए ना, आज कोई बात दोबारा करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर आज 12th में फेल हो जाए, आज अगर वैसे ही पूछ रहा हूँ, जो ऑडियंस सुन रही होगी, 12th में फेल हो गया, अब उसको तो आधी तो जान ही निकल जाएगी उसकी। पर वहां पर एक चीज होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर मैं 12th में फेल हो गया, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, लेट्स गो बैक अगेन। एंड फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आता? सबकी लाइफ में आता है। कई लोग सक्सेसफुल जो होते हैं, हम लोग सब देखते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे मेहनत कितनी है वो नहीं दिखती आइसबर्ग। तो दिस इज हाउ वी हैव टू, एंड दिस इज हाउ वी एम्पावर। एंड बहुत अच्छी बात ये है कि आप जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मार्शल आर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं। पिछले दिनों एक योगा गुरु भी आए थे, उन्होंने मेडिटेशन और योग और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी। तो ये सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं, आई थिंक मेंटली भी हमें स्ट्रॉन्ग करना योगा होता की है। बात करता हूं ना मैं, हाँ। या आप मेडिटेशन की बात करते हैं, टू थिंक पॉजिटिव इज ऑल्सो अ चैलेंज। ट्रू। जैसे ही आप योगा मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाती है, दिमाग में वही आता है, क्योंकि वही है। दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज। बट अब यहाँ डिफरेंस योगा और मार्शल आर्ट में क्या है? मार्शल आर्ट लड़ना सिखाता है। क्या बात है? लड़ना सिखाता है परिस्थिति से। अभी योगा क्या है? योगा आपकी फिटनेस है, योगा आपका मेंटल बैलेंस है, पर मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट से ज्यादा मेंटल फिट और बैलेंस्ड बन जाता है इंसान। इंसान वॉरियर बन जाता है, आप उसको हरा नहीं सकते कभी। आप अगर आप मेडिटेशन रोज कर रहे हो, पूजा पाठ करने वाले हो, विनम्र आराम से शांति वाले, चल कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, आराम से करेंगे। पर यहाँ मार्शल आर्टिस्ट जो है ना, वो बोलता है डोर इज लॉक्ड, आई विल ब्रेक द डोर। सो वो अग्रेशन विद दैट प्रिसीजन एंड विद दैट डिसिप्लिन, कि भैया ये ही होगा, खोलने के लिए तो इंतजार नहीं करता है। हमारे यहाँ टाइमलाइन होता है हर चीज का। ये नहीं कि आपको एक सक्सेसफुल होने के लिए आपको 10 साल लग रहे हैं, पर आपके स्ट्रेटजीज
वैसे है कि आप 15 साल में बनोगे, तो यू हैव टू बी अचीविंग दोस थिंग इन अ शॉर्ट टाइम। करेक्ट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। यस। सर आपने कहा कि सबसे बड़ी जो फाइट है वो अपोनेंट से नहीं खुद से होती है। अपने फियर को और डाउट्स को आपने कैसे डिफीट किया, और हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने डाउट्स और फियर को डिफीट? जो ग्रेटेस्ट मास्टर्स है ना, वो इवन ब्रूसली है, कोई भी है, उसका सबसे पहला जो कोट यही रहा कि मार्शल आर्ट में सबसे पहली फाइट जो होती है वो खुद से ही होती है। लोग सोचते हैं दूसरों से फाइट करनी है, पर जब आप सीख लेते हो आपको खुद से क्यों होती है। देखिए, सुबह उठ के जाना है, सुबह उठ के जाना है, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग हार्ड है। माइंड जो है ना, उसको कंफर्ट चाहिए, बॉडी को कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए एकदम। यहाँ ना फाइट होनी शुरू हो जाती है। सर्दियों में उठना बड़ा मुश्किल होता है सुबह। सुबह उठते हैं, एक तो गुड बॉय होता है, एक बैड बॉय होता है बीच में। अब वो बैड बॉय बोलता सो जा, गुड बॉय बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, खड़ा हो, नहीं तो जाना है, अभी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है, या जिम जाना है, या रनिंग करनी है, ऑफिस जाना है। तो सबसे बड़ी फाइट होती है बेड से शुरू हो जाती है सुबह मॉर्निंग में। ट्रू। आप वो फाइट हार गए या जीत गए, ये पता किस पे डिपेंड करता है, किसको ज्यादा फीड करते हो, किसकी ज्यादा बात सुनते हो। आपके दो बेटे हैं, एक गुड है एक बैड है, जो भी आप समझ लीजिए। आप अगर गुड की बात ज्यादा सोचते रहोगे तो गुड आपका फेवरेट हो जाएगा, बैड की ज्यादा सोचोगे तो बैड आपका फेवरेट। इन द सेम वे आपके अंदर भी गुड एंड बैड है। आप जिसकी आप बात ज्यादा सुनोगे तो वो आपका फेवरेट हो जाएगा, वो आपका आसान तरीका हो जाएगा। ओके। आसान रास्ता बन जाता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, लेजीनेस, कंफर्ट लेवल, और ज्यादा सोचते हैं कि हाँ मैं अपने आप को थोड़ा प्रिजर्वर, ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं, जिंदगी जैसी चल रही है चलने देना यार, क्या दिक्कत है, क्यों तो उसमें हर्डल ला रहा है। आप चैलेंज लेते हो ना, वो हर्डल है आपका। तो सारा जो ऑटो पायलट है वो दिल में अंदर एक अलग से बैठा हुआ है, वो बोलता है चुपचाप ऑटो पायलट चलता रहे। पर जो हर्डल्स हैं वो हम लाना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, एंड हर्डल्स ही हमारा सक्सेस है। डोर टू सक्सेस वही है। अब अंदर यही फाइट होती रहती है, जाएं, करें ना करें, करें ना करें, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे बर्बाद हो जाएगी, नहीं मिलेगा। बट विल पावर क्या बोलती है, अरे कर लेंगे, करना है, एंड देन आपका गोल अचीव्ड है कि भाई मैंने तो ये वाला करना ही करना है, तो वो ऑलरेडी अचीव्ड है, आप समझ लीजिए। अब जब आप डरते हो, वो फियर जो है आपका, यार मैंने और 1 साल इस चीज में लगाया, अब मेरे को यार और 1 साल और लगाऊंगा, क्या पता सक्सेसफुल हूं कि नहीं, वो फियर है। फियर को ओवरकम करो विद योर स्ट्रॉन्ग विल पावर के भाई मेरे को ये करना ही करना है। यू विल 100% अचीव दैट। एंड सबसे पहली फाइट हमेशा यही होती है। आप कोई भी डिसीजन ले लो, फाइट यहाँ होती है। और कई बार लोग अपने डिसीजंस को रिग्रेट करते हैं, पता है किस चीज पे, कि आपने कोई काम करना है, आपकी सोच आज इतनी है कि मैं ये सारी कैलकुलेशंस लगा लिए, इसका आउटकम बिल्कुल सही यही आएगा जो मैंने बनाया हुआ है। अब क्या होता है, अपनी कैलकुलेशंस जो लगाई हैं वो कई बार गलत होती हैं। आपको जाके बाद में पता चलता है, डाउन द लाइन 1 साल बाद, यार मैंने तो मिस्टेक कर दी। लोग आते हैं बोले अरे तूने कैलकुलेशन ही गलत लगाई थी। अब हम ये भूल जाते हैं कि उस टाइम जब कैलकुलेशन हमने लगाई थी, हमारी नॉलेज ही उतनी लिमिटेड थी। ट्रू। आज मैंने गलती करी, मैं सीख लिया है, अब वो वाली कैलकुलेशन गलत हो गई थी, पर उस टाइम वो सही थी, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में आता है ये गलत है तो मैं उस टाइम सही करता। तो इसलिए रिग्रेट नहीं करना कभी भी, पीछे जाके आगे बढ़ने की सोचते हैं और हमेशा आगे जाना है। क्योंकि अगर पीछे जाके रिग्रेट करने लगे, सो यू विल हैव मोर फियर इन योर माइंड कि यार अब फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे। एडिसन ने बनाया था बल्ब शायद, है ना जी बिल्कुल। तो बोलते 1000 बार वो फेल हो गया था, अगर वो 10वीं बार ही मना कर देता यार मैं नहीं बना रहा, 100वीं बार भी मना कर देता मैं नहीं बना रहा, वो 1000 तक चला। अब हम अपने आप में अपने माइंड में लगाओ, मेरे में, और जो व्यूअर है वो भी सोचें कि यार तुम बल्ब बनाना चाह रहे हो, अब 999 बार तो आप फेल हो चुके हो, व्हेन यू विल गिव अप, कभी तो गिव अप करोगे। आप खुद बताओ, आप कब गिव अप कर देते? शायद 3 4 5 बार ट्राई करके गिव अप कर देते। 5 बार ट्राई करते और हो सकता है 100 बार भी ट्राई कर लेते, बहुत अच्छी विल पावर है तो। पर दैट गाय नोज कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, वो 999 मिस्टेक्स थी, वो फेलियर नहीं थे।
So this is how you take your life always. वाओ, इस बात से तो ये लग रहा है कि हम फेल जब मान लें तभी फेल हो सकते हैं, वरना हम लोग काम करते रहे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ट्रू। सुल्तान मूवी का एक डायलॉग है हाँ। और मेरे को हमेशा याद रहेगा। उसमें बोलता है कि आप जब तक नहीं हारते जब आप अपने खुद से हार न मान लो। क्या बात है। तो उसमें वो पहलवान हार भी जाते हैं, हम्म, ओलंपियन हार जाते हैं, अगले साल फिर आती है फिर आता अपॉर्चुनिटी। है, बिल्कुल। अब वो और स्ट्रॉन्गर आते हैं, उनको पता है कि जो सामने ओपोनेंट था उसकी स्ट्रेंथ क्या थी और मेरी वीकनेस क्या थी, वो उसको करके आते हैं, तो वो तभी जीत पाते हैं, नहीं तो नहीं जीत पाते। ट्रू। सर, ब्लैक बेल्ट 8th डैन कराटे का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, और इसमें कितने साल लगे, क्या सेक्रीफाइसेस रहे, कितना पेन रहा, कितना दर्द रहा, कितनी मेहनत रही, ये बताएं। देखिए, ब्लैक बेल्ट 8 डैन तो बहुत हाई बेल्ट है। मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि मैं 8 डैन तक पहुंचूंगा, और अब तो मुझे लगता है 9-10 तो कराऊंगा मैं जरूर। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खून पसीना और जितना मेहनत करी है ना, वो ब्लैक बेल्ट 1-2-3 में करी है। बहुत मार पिटी है, बहुत मार खाई भी है, खून निकला है, हड्डी तो शायद नहीं टूटी क्योंकि हड्डियां स्ट्रांग कर ली थी हमने तब तक। और अगर मैं बोलूं तो 3rd to 8 ये मिली है मेरे सिखाने के लिए। ये मेरी खुद की अचीवमेंट नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स जो आगे लेगेसी मैंने बनाई है, दैट इज गिविंग मी ए डैन। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सक्सेसफुल हैं, द 8 डैन इट्स अ कंट्रीब्यूशन एंड इट्स फॉर देम एज वेल, क्योंकि जो वो करेंगे वो मेरे पास उसकी जो रिकॉर्ड है एंड द मास्टर्स द इशूइंग अथॉरिटी, वो उस सब चीज को देख के मुझे 8 डैन दिया। एंड दैट वाज आई विल नॉट से सो मच पेन, बट फॉर एज अ कोच एज अ ट्रेनर मेरे लिए बहुत बढ़िया फन था 3rd से लेके 8 तक आना, सो दैट सीइंग माय स्टूडेंट्स शाइन डूइंग the what I have decided कि मैं empower करूंगा, so I see everyone getting empowered and that is my true goal behind training. क्या बात। सर, यूएस ओपन मास्टर्स गोल्ड मेडल जीतना, और वो भी उस टाइम पे जब आपको एक इंजरी भी थी एंड फूड पॉइजनिंग भी था उस वक्त पे, तो वो कैसे अपने अपने माइंड को और फिजिकल बॉडी साथ नहीं दे रही थी, स्टिल वो कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा और इतनी बड़ी अचीवमेंट जीती आपने। देखिए, यूएस ओपन जब हम गए थे तो एज अ इंडियन टीम के साथ में, तो ऐसा हुआ कि हम लैंड करे नेक्स्ट डे, हमने सोचा थोड़ा ओवर कॉन्शियस थे, ट्रेनिंग करते हैं थोड़ी सी, तो हमने स्प्रिंट करनी शुरू करी। तो स्प्रिंट करने से थोड़ा सा मेरी केयरलेसनेस थी कि प्लेन में जब आप ट्रैवल करते हो तो 16 घंटे की फ्लाइट थी, तो पानी बहुत कम पिया होता है, सो डिहाइड्रेशन के साथ क्या होता है, आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं। और वही हुआ कि जैसे ही स्प्रिंट करा था तो मेरे राइट लेग का मसल पुल हो गया एंड आई हैव टू लाइक नॉट स्टॉप, आई हैव टू जस्ट फॉल डाउन, क्योंकि और अगर एक स्टेप और रहता हो सकता है मसल पूरे फ्रैक्चर हो जाता। तो मैं रुका और मुझे गिरना पड़ा जमीन पे, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने लेग पे। सो दैट वाज द मतलब इंटेंसिटी। 4 दिन बाद मेरा चैंपियनशिप में मैच था। मैंने अपने लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, मुझे लगा था मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे, सो मुझे लगा मैंने अपना नाम ऐसे ही डाला हुआ है बस, बिकॉज आई विल गो एंड आई विल परफॉर्म, बिकॉज आई वाज देयर, आई वाज नॉट सीरियसली ट्रेनिंग, बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग माय स्टूडेंट्स। सो सारा पावर उधर थी। और जैसे ही हम लोग डलास पहुंचे, क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को पे लैंड करा था, वहां 1-2 दिन एडजस्ट करा एंड देन व्हेन वी रीच देयर, तो वहां पर जैसे ही मैंने शाम को कुछ ऐसा खाया कि मेरे तो डिहाइड्रेशन हो गया एंड फूड पॉइजनिंग हो गई। जो 2 दिन थे वो दोनों दिन मैंने बेड पे ही बिताया। एंड जैसे ही 12:30 बजे नेक्स्ट, मेरे ख्याल से जिस दिन मेरा इवेंट था संडे को, 12:30 बजे का मेरा टाइम दिया हुआ था। अब मैं बेड में था एंड मुझे बस यही इंतजार था कि मैं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि लेग से तो चल नहीं पा रहा हूँ, दूसरा डिहाइड्रेशन है क्योंकि अब एनर्जी भी नहीं है, तभी तो बेड पे लेटा हूँ, तो इलेक्ट्रॉल पी रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ। एंड जैसे ही 12:30 बजे का अलार्म बजा के, अरे मेरा तो इवेंट है,
तो मैंने कहा इवेंट मैं करने जा रहा हूँ। बोले सर कैसे जाओगे, आप ऐसे कैसे जाओगे? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बस। और मैं लंगड़ा रहा था थोड़ा, तो मैं लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंच गया स्टेडियम में। मेरे पीछे पीछे इंडियन टीम भागी आ रही, मुझे लगा मेरा टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं पहुंचा वहां पर इवेंट पे और थोड़ा मेरा अनाउंसमेंट हो चुका था। देन आई टोल्ड समवन, थोड़ा स्लो आया तो मैंने बोला कि पहले से उधर से टिक कर देना मेरा नाम, दैट आई एम कमिंग। सो मेरा नाम जब अनाउंस हुआ तो आई वेंट देयर एंड आई परफॉर्म्ड एंड important was the spirit to step on the mat, Oh, not to win. Win and lose, I will not decide. I will just go and perform. क्या बात। क्योंकि डिसीजन वो जजेस का है, बट मेरा काम है टू कीप वर्किंग। और मैं वहां पहुंच गया एंड आई हैव परफॉर्म्ड। मैं फर्स्ट मैच जीता, सेकंड मैच जीता, थर्ड मैच मैंने सेकंड मैच से बोल दिया था कि शायद मेरे से एक स्किल ऐसा है कि मैं एक बार कर पाऊंगा, उसके बाद यू हैव टू कैरी मी ऑन व्हील चेयर या कैरी मी बैक, कैसे भी मुझे वापस इंडिया लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में थोड़ी लेग यूज करनी थी और मेरी लेग चल नहीं रही थी। एंड आई टोल्ड माई लेग, हेलो लिसन, स्टॉप, डोंट से एनीथिंग नाउ। सुन बोलते हैं ना, मेंटली उसको बोल दिया कि भाई सुन रही हो तो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी। सो दिस इज द पावर ऑफ मार्शल आर्ट। क्या बात है। एंड देन मुझे पता है कि इसमें पेन होएगा जब मैं करूंगा, और मैंने वो जंप करके किक घूम के मारनी थी, मैंने घूम के जंप करके किक करी, पेन था, आई लैंडेड सेफली एंड बट आई वॉकड आउट ऑफ द एरिना लंगड़ाते हुए। एंड वापस जब मेरा अनाउंस हुआ कि आई एम विनिंग अ गोल्ड मेडल, और जब मैंने गोल्ड मेडल लिया तब भी मैं लंगड़ाते लंगड़ाते गया हूँ। एवरी अदर वन पर्सन वाज ओके एंड से हे यू वन गोल्ड मेडल, व्हाई यू आर डूइंग लिंपिंग लाइक दिस? मैंने कहा दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गोल्ड। सो दिस इज हाउ आई वन। एंड स्पिरिट जरूरी है और मुझे खुशी है क्योंकि मैंने वो एज एन एग्जाम्पल प्रूव करा, नॉट टू माई सेल्फ एज वेल, बट मुझे लगता है कि मैंने स्टूडेंट्स को भी दिखाया जो मेरे साथ इंडियन टीम थी। दे वर सो हैप्पी, दे वर सो अमेज्ड टू सी दैट कि आई एम एट 47 and still performing and still showing that martial art spirit. And even my students in India, they are excited to welcome me when I came back. So this is how it is. You have to be, you are a coach, but you have to be an example as well. यस ट्रू, बिल्कुल। सर आज के बच्चों को, यूथ को मार्शल आर्ट्स सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए तो क्यों? मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ, देखो सीखना सबको चाहिए मार्शल आर्ट। जैसे बोलते हैं ना लाइफ स्किल, दिस इज अ लाइफ स्किल। आप अगर वाइल्ड लाइफ देखते हो रोज, अगर आप वैसे सोचो जंगल की बात सोचो, अगर ये हम जंगल में होते तो जिसको लड़ना नहीं आता वो पहले मर जाता। ट्रू। अपने स्टोन एज की बात करते हैं, पुराने टाइम में जिसको लड़ना नहीं आता वो मर जाए। पर आज हमने ऐसा जंजाल बो दिया है हमारे अपने आसपास, ऐसा जंजाल बना दिया है कि लड़ना किसी को नहीं आता है। इवन लड़ने की स्पिरिट नहीं है हमारे पास। हमारे कोई जोर से आवाज करके कोई बुला दे तो हमारे पास ये नहीं है कि हम उसको कुछ वापस रिप्लाई कर दे। कई लोग डर जाते हैं क्योंकि कल्चर ही ऐसा बना दिया हमने। आपके अंदर अगर वो लड़ने वाला वाइल्ड मैन नहीं है, चाहे आप कितना ही कंट्रोल्ड हो, तो यू आर नॉट सेफ। एंड देन सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है आज की डेट में। क्यों जरूरी है? क्योंकि बड़े एक्सट्रीम्स हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं सोसाइटी में। दो एक्सट्रीम में ये है कि एक तो निहायती एकदम शरीफ और एकदम ऐसे बंदे बना दिए पढ़ा लिखा के हमने कि जिनको कभी यही नहीं पता कि कभी तेरे को कोई अभी अटैक कर सकता है, तेरे से कोई पैसे छीन सकता है। तेरे को ऐसा बना दिया मैंने कि बिल्कुल यू आर जस्ट छुई मुई आप। और अगर दूसरी तरफ देखो सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म, अब कट्टा लेके कोई जा रहा है, बोल रहा है गोल्ड दे दो जी, कट्टा दिखा दिया, किसी ने ऐसे धमका दिया है गोल्ड उतार के दो, उतार रहे हैं, उसके पास कोई वेपन नहीं है तब भी फियर है। और सोसाइटी दोनों एक्सट्रीम्स में, चोरी एक प्रोफेशन बन गया आज, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बोलो डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई जिसने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ कभी ऐसा कभी हो सकता है। अब सिटीज में रह रहे हो,
कोई आपकी गाड़ी रोक देता है आगे से और रोड रेज हो जाती है, आप क्या करोगे? पिटोगे ही और क्या करोगे? यू हैव नेवर डन दिस सेल्फ डिफेंस, कभी सोचा नहीं? ज्यादा से चिल्ला लोगे, पुलिस को बुला लोगे, पर एट दैट टाइम आप पिटोगे True. जब तक कोई हेल्प ना आ जाए। सो लाइफ स्किल है, जरूरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मार्शल आर्ट इवन नॉट लाइक फिजिकल, में आके सीधा थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, दैट्स नॉट मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट एंड कूल कंपोज्ड पर्सन विद द वॉरियर स्पिरिट इनसाइड। कोई भी अगर इंसिडेंट हो गया, ऐसा कुछ आ गया, कोई चिल्ला के आ रहा है, यू आर जस्ट कूल एंड लाइक नॉट फियर। और जो सबसे पहले डर जाता है ना, उसकी पिटाई शुरू हो जाती है पहले। जंगल की एग्जांपल क्यों दिया वाइल्ड लाइफ का? शेर को अगर हिरन मारना है, सबसे स्ट्रांग पकड़ेगा नहीं, सबसे वीक पकड़ेगा। छोटा बच्चा जो भाग नहीं सकता है, जो बीमार है, जो लंगड़ा है, उसको पकड़ेंगे। जो कॉन्फिडेंस नहीं है जिसके अंदर भागने का, उसको पकड़ेगा, और वो इजी प्रे है। अब आप हमारी सोसाइटी में देख लो कौन कौन से प्रोफेशन है जो इजी प्रे है। सबसे ज्यादा क्राइम्स किसके साथ होते हैं? पीपल के साथ, एल्डरली, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मेल के साथ इतना क्राइम कोई जल्दी होता नहीं, बिकॉज दे विल फाइट बैक। ये मेंटल है सारा। अब जो फाइट बैक करेगा, मैं उसको तो नहीं चाकू दिखा रहा हूं, और किसी लेडी को चाकू दिखाओ तो चीख मारेगी और पर्स भी फेंकेगी, मोबाइल फेंक देगी, अपने जेवर उतार देगी, क्या पता बेहोशी हो जाए। सही बात है। पर अगर ये बच्चे को दिखाओगे, बच्चा फाइट नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत ही डिफरेंस है बच्चे में। तो यही है। और मार्शल आर्ट आपको पावरफुल बनाता है, एम्पावर करता है। एम्पावर मेंटली, एम्पावर फिजिकली। अब मेंटली क्या होता है? सबसे पहले फाइट मेंटली होती है। किसी ने आपको नाइफ दिखा के ऐसे खड़ा हो गया और बोला हाँ भाई क्या चीज है, उसको भी थोड़े अंदर हो जाएगा, ये डर क्यों नहीं रहा? दैट यू नो मैं डिसआर्म तो कर लूंगा, ये कुछ करे तो सही मैं भी मार दूंगा। रोड रेज हो गई, आप रोड रेज होते ही टक्कर मारते ही बंदे घबरा जाते हैं, दोनों गाड़ी वाले। एक को गुस्सा आता है, एक घबरा जाता है, अरे यार गलती हो गई। अब जिसको गुस्सा आता है वो तो गाड़ी से बाहर निकल आता है, जो घबराया हुआ है वो पता चलता है तो घबराया है, इसको चिपो 2 4 5 और थप्पड़ शुरू हो जाते हैं। अब जो घबराया वो थोड़ी स्माइल करे, बोले कोई बात नहीं भाई साहब, लग गई गाड़ी है, कोई बात नहीं, पुलिस बुलानी है पुलिस बुला लो, सॉर्ट करो आराम से। राइट। मारने पीटने से क्या? अब आप जब डरे हुए हो तो 2 4 पड़ेंगे, क्योंकि दैट इज द इमोशनल, मतलब दिमाग के अंदर वो आ चुका होता है, साइकोलॉजिकल होता है ये। अगर दूसरे का गुस्सा ठंडा करना होता है ना, अगर आप भी इतने हो तो दूसरा भी अगर गुस्सा या उतना कॉन्फिडेंस दिखाए तो एकदम ठंडा हो जाता है सिचुएशन। दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल, एंड दिस इज अ लाइफ स्किल। मार्शल आर्ट जरूरी है हर किसी की लाइफ में, और आज की डेट में तो बिल्कुल है। मैं स्टोन एज की बात नहीं करता हूँ, स्टोन एज में सबको लड़ना आता था। आज यहाँ हमारे को लड़ना ही नहीं आता, हमारे को लड़ना मेंटली नहीं आता। किसी चीज में फेलियर आ जाएगा, खत्म कहानी। और आप ये सोचो, स्टडीज है, स्टडीज में भी आप कोई फेलियर हो गया, कोई फेल हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, डिप्रेशन क्यों आ रहा है भाई? डिप्रेशन किस लिए आ रहा है? डिप्रेशन का मतलब ही कुछ नहीं है। देयर इज नो सच थिंग डिप्रेशन। आज से 50 साल पहले चले जाओ और उससे पहले चले जाओ, कि डिप्रेशन होता क्या था पता ही नहीं। आज डिप्रेशन है, आज उसको किसी को ऑटिज्म है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही? ऑटिस्टिक भी होते थे बच्चे, बट लाइक अभी तो जो अच्छा बच्चा चलता फिरता है उसको भी डॉक्टर बोल देता है ऑटिस्टिक है। क्या ऐसे बोलोगे? क्योंकि एक्टिविटी नहीं है ना, घर में बिठा बिठा के ऑटिस्टिक तो और ज्यादा ऑटिस्टिक हो जाएगा। You have to go out, do some activities, play sports, don't do martial art, do something, but do something meaningful, do compete as well। competition जरूरी है लाइफ में। ये नहीं कि मार्शल आर्ट सीख लिया और मैं घर में बैठ गया हूँ। जाओ 2 4 से लड़के आओ, दिल खुलेगा, and you will know what next if I lose, what next if I win। if you win, let's go for the stronger opponent, let's go for the stronger opponent again। you will lose, no problem, it's fine। ओलंपिक भी लोग हार जाते हैं। ओलंपिक तो पूरे 4 साल बाद होता है, एक ही बंदा जीतता है, गोल्ड तो एक को मिलता है, बाकी जो 4 जो एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज आ गया, फिर बाकी और जो सारे कंट्री रिप्रेजेंट करने आते हैं वो हार जाते हैं, पर वो फिर अगले साल आते हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं होता गिव अप कर देता, अरे यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं।
अब जहां ओलंपिक तक पहुंच गए तुम, वहां गिव अप का टाइम ही नहीं है, अपने पास सोच ही नहीं है, सोच ही नहीं है, खत्म। यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले प्लेयर गिव अप करते हैं, स्टेट वाले प्लेयर गिव अप करते हैं, नेशनल जिसने खेल लिया या जीत गया वो नहीं गिव अप करेगा। वो कंडीशनड हो गया उस टाइम, क्योंकि नेशनल जीतने के लिए 10 बार डिस्ट्रिक्ट में हारना पड़ेगा, 5 बार स्टेट में हारना पड़ेगा, और हो सकता है 3 बार नेशनल में भी हारा हो। अब वो जब चैंपियन बन गया, बोला अब मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। क्या बात। दिस इज हाउ अ प्लेयर, दिस इज हाउ अ ह्यूमन ट्रांसफॉर्म्स। अब यहाँ पढ़ाई 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 करता रहा, किताबों का सिर में, सारे बच्चे की किताबें डाल दो सर में, पर उसको रियल लाइफ को कुछ पता ही नहीं। तो फिर आगे बच्चे कैसे आएंगे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, ये बताओ। वीक। ऑफ कोर्स वीक, मेंटली वीक, इज नॉट दैट मेंटली स्ट्रांग। खुद पापा ही स्ट्रांग नहीं मेंटली, तो उसके आगे वाली जनरेशन को बोलेगा बेटा बाहर मत निकल, चोर आ जाएंगे, या बाहर मत निकल, तेरे को यहाँ से कोई उठा ले जाएगा। अच्छा तू गिर गया, पकड़ो पकड़ो, बच्चा पकड़ो, गिर गया, रोने लग गया, और देख के पेरेंट्स को और देखने लगा, अरे मेरे को तो कुछ लगी नहीं, पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस हो गए तो रो ही देते हैं। तो ऐसा भी है, तो कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं। और ये गिर गया, अब मेरा बच्चा गिर जाए तो मैंने ठीक है बेटा खड़ा हो जा, चलो झाड़ो चलो। अब आजकल की पेरेंटिंग ही ऐसी हो गई है, बच्चा गिरा, भागो भागो पकड़ने, मम्मी उधर से भागने दूसरे कमरे से, पापा दूसरे कमरे से भाग रहे हैं पकड़, पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया, बच्चा कॉन्शियस हो गया, वाह। अब ये कैसी जनरेशन हो गई, ये आप खुद सोचो। सो दिस इज अगेन आई एम सेइंग, मार्शल आर्ट प्रमोट तो मैं मार्शल आर्ट ही कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं मार्शल आर्ट बोल रहा हूँ, पर एनी स्पोर्ट विद द कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट। राइट, फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। फिटनेस अलग है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल वे। फिटनेस में क्या होगा, फिटनेस में आप फिट हो गए, अच्छे हो गए, इट्स ओके, बट वहां लॉस नहीं है कहीं, वहां कंपटीशन नहीं है कहीं, किसके ज्यादा डोले बड़े हैं, किसके ज्यादा नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। जब यहाँ लड़ेंगे ना दो बंदे, एक को हारना है, एक को जीतना है, एक को सीखना है और एक को आगे बढ़ना है, ये वाली स्पिरिट चाहिए। राइट, आपने एग्जांपल्स बहुत अच्छे दिए, स्टोन एज का एग्जांपल देना। हम लोग बने ही, सर्वाइवल जो है हमारा पहले इसी तरह से ही होता था कि हमने लड़ना है, हमने अपने आप को सर्वाइव रखना है, जिंदा रखना है। अब सर्वाइवल बहुत इजी हो गया है, बहुत कंफर्टेबल हो गया है, जिस वजह से ये चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स, आप जैसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इट्स रियली गुड, आपने इस चीज़ के लिए एक वो आंखें खोली, वो कॉर्ड्स जो थे वो खोले, ओपन अप हुए। देखिए लाइफ में यही चीज है, आपको चूज करना होता है। आपके आसपास सब होता है, बट आप फंस जाते हो। अब आप ये देखो, कौन सा बच्चा आज उसको बोलो रेस्टोरेंट से जा बेटा, चल के जा खाना लेके आ, स्विगी पापा, स्विगी आ गया, चल बेटा आ गया घर में। हम तो सामान भी लेने नहीं जा रहे हैं बाहर। फाइटिंग स्पिरिट क्या करेगी, तुम आप लोग तो बाहर जाके, इस टाइम गर्मी कितनी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में, बाहर जाते ही तो ऐसे लगता है बच्चे पिघल जाएंगे, चॉकलेट है बच्चे। हाँ अब शाम को जाएंगे, हम तो बाहर धूप में खेले हुए हैं, हमने धूप में प्रैक्टिस करी हुई है, आज हमें धूप नहीं लगती है। दिस इज अवर वर्ल्ड, राइट। आज गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, एंड इट्स एंजॉय इट, लेट्स एंजॉय इट। अब ये नहीं है कि सारा दिन धूप में ही घूमो, बट ऐसा ना होना चाहिए धूप तुम्हें इफेक्ट ऐसा कर रही है कि आप बिल्कुल ही शट डाउन हो चुके हो। यू शुड गो आउट, यू शुड सी द वर्ल्ड। इवन मैं आपको बोलूं, एक्सट्रीम कोल्ड में भी गया हूँ, एक्सट्रीम गर्मी भी सही है, देखा है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एंड वी शुड नॉट कि बच्चों को बिठाया एक साइड और बोला नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी लिमिट टू देम। टेल देम एक्सप्लोर इट, एंजॉय इट, एंड ऑल्सो नेवर लूज द स्पिरिट, जो विन एंड लूज वाली मैंने आपको बताई है, ऑलवेज देयर। एंड एजुकेशन इज इन द बुक्स, बट द राइट parenting and right way, if we say, it's in the world outside. Play, go out, compete, and this is how it is now. अभी क्या है, मोबाइल में लैपटॉप है, चल रहा है, सब गेम चल रही है। अब आजकल बड़ी फेमस गेम है, मेरे बच्चे भी खेल लेते हैं रोब्लॉक्स, पर मैं डांटता हूँ और बंद करा देता हूँ। दिस इज हाउ इट इज, राइट, दिस इज, यू हैव टू बी लाइक दैट, राइट। सर अब बढ़ते हैं हम रैपिड फायर राउंड की तरफ, जहां आपने एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना है। कराटे इन वन वर्ड। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ट्रू।
डिसिप्लिन या टैलेंट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपका टैलेंट को ग्रो करेगा। करेक्ट। आपका फेवरेट मार्शल आर्ट मूव? सेल्फ कंट्रोल, ओके। that is my best move, and that is one of the dangerous move. ये लोगों को नहीं लगता है, बट कैन आई एक्सप्लेन इट मोर? हाँ श्योर, बिल्कुल। सबसे डेंजरस मूव है ना मार्शल आर्ट का, वो है कंट्रोलिंग अवरसेल्फ। आप जितने मर्जी गुस्से हो जाओ, अब मैं आराम से शांति रखता हूँ जब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। आई वॉन द फाइट एक्चुअली। कई लोग मेरे से जेलस करते हैं कभी, या कोई और जेलस कर रहा है, कोई सोचता है यार इसका नुकसान हो रहा है, आई एम लाइक ओके, आई डोंट रिएक्ट टू देम, आई जस्ट वॉक अहेड because I have control on myself. So control will give you the focus on the target. Target मतलब वो लोग नहीं है, target मेरा success है। Those people are on the right and the left, and if I turn to them, if I turn to him, my focus is already distracted. So I say okay, no problem, you take care, I am going ahead, because I am nowhere gonna lose my focus because I am in control. And you know, man is a biggest fool when is under emotions. The maximum is, when I say this control word, it's controlling your emotion. आपने मुझे कुछ गाली दी, मैं गुस्सा हो गया और मैं आपके से लड़ने लगा. I could not control myself. That was the problem. So now, controlling your emotion will make you intelligent and focused person. Gussa, you will make the foolish mistake in the life. Gussa hote hi. You'll lose control over your tongue. You'll lose control over your mind. The biggest donkey. And then, if I say sad होते ही आपकी फीलिंग ही डिफरेंट हो जाएंगी. नाउ यू कांट टेक एनी डिसीजन. कभी भी सैड होते हो क्या कोई करेक्ट डिसीजन ले सकते हो? कभी भी गुस्सा होता है, कभी आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते. आप एक्साइटेड हो और सुपर हैप्पी हो आज, क्या अच्छा डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे. यू कैन टेक द बेस्ट डिसीजन व्हेन यू आर काम, व्हेन यू आर कंपोज्ड, एंड दैट्स कॉल्ड कंट्रोल. और अब उस कंट्रोल में अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया, दैट वुड बी द सुपीरियर डिसीजन. इवन इफ यू आर इन सम अदर, मतलब कई बार फीलिंग में होता है, कोई सोचता है अफेक्शनेट, मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैं ये सोचता हूँ. नहीं, जब आप काम माइंड हो जाओगे, देन यू विल टेक द राइट डिसीजन एंड दैट विल लीड टू सक्सेस. और यही सबसे बड़ा वेपन होता है हमारा. बिल्कुल. बोलते ना, सबसे पहले अपने आप से लड़ लो. जब आप अपने आप से लड़ लोगे, यू विल बिकम सो हम्बल. आपको ये नहीं लगेगा मैं वहां हूं, आपको ये लगेगा मैं सबसे नीचे. कोई बात नहीं, मुझे गाली दे दिया, ओके, मुझे तुमने ये बोल दिया, मुझे ये बोल दिया, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड आई मूव अहेड. दैट्स इट. एक दिन यही होगा, जो लोग तुम्हें गाली दे रहे होंगे या कुछ क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, they don't have to look here, they have to look here and say anything to you. So that is important for us to understand. And control सबके अंदर नहीं होता, कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है. कंट्रोल लाने के लिए ईयर्स लगते हैं, एंड जिसके अंदर आ गया ना, इज द मैन. एक हैबिट जो हर स्टूडेंट को डेली फॉलो करनी चाहिए? कंसिस्टेंसी. एवरी डे इज द सेम डे. समटाइम वी गेट बोर विद द कंसिस्टेंसी. खड़े हुए उठे हुए, अब समझ लीजिए जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी पता है मजबूरी में है, सैलरी नहीं आएगी. राइट. कंसिस्टेंसी मजबूरी से नहीं बनानी, विल से बनानी है. रोज मुझे ऑफिस से पहले जिम जाना है, यहां कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. 1 घंटा फॉर माई फिटनेस, या आके मैं फिटनेस करूंगा, मैं जाऊंगा. द कंसिस्टेंसी शुड बी काउंटेड लाइक दैट. रोज मुझे स्कूल जाना है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है. रोज मुझे स्कूल से आके 1 घंटा रनिंग करनी है, या आधा घंटा रनिंग करनी है, आधा घंटा ट्रेनिंग करनी है, कोई भी चीज करूं, मैं फिजिकल एक्टिविटी करूं. दैट इज कंसिस्टेंसी फॉर एवरीवन. I will use this word every day is the same day. Do with discipline and live with the discipline. Don't feel like मैं बंद हो गया. Sometimes discipline is a pain.
find the joy in the discipline, find that joy in the consistency, enjoy that day when you feel like मैं आज मेरे को ये punishment नहीं मिली है, this is my life, I live a healthy and a long life and a happy life. क्या बात है, वंडरफुल. सो फाइनल क्वेश्चन, रियल चैंपियन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, रियल चैंपियन बनने के लिए एक ही चीज है, मैंने पहले भी बोली है, नेवर गिव अप. They are the real champions of their life. I am not talking champion in sports. चैंपियन इन स्पोर्ट बनना है, चैंपियन इन लाइफ बनना है, चैंपियन किसी भी चीज में बनना है. You don't have to give up. And I'm saying, your life, you should take it like you're walking on fire. अब ऑप्शन और भी हैं. You want to walk on flowers. You want to walk on something else. But I'll give you the most difficult option. Walking on fire. It's one of the difficult thing I can say. और मेरे वर्ड्स में ही बोलते हैं ना, वॉकिंग ऑन फायर. अच्छा, पर ये एक वॉकिंग ऑन फायर जो है, ये मैंने किसी एक उससे सीखा था, अग्नि कैंपो, यूक्रेन में सिखाया जाता. तो बोलते थे ये हमारा जो मार्शल आर्ट का स्टाइल है, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन फायर. तब ये यहाँ से आया. मैंने कहा क्यों? बोलते है इतना मुश्किल. पर मैंने कहा तुमने वॉकिंग ऑन फायर कहाँ से उठाया? बोले हमने हठ योग से उठाया, हिमाचल प्रदेश में. मैंने कहा ये क्या होता है? बोले वो अंगारों पे चलते हैं. मैंने कहा बिल्कुल, ये तो हमारे होता है, हमारे यहाँ पर क्रिया एक. बोलते बस हमने वहां से उठाया. अब मैंने कहा इसको तो, इसमें तो कोई स्किल ही नहीं है, इसमें तो स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए. आप चुपचाप चलते जाओ, आपके पैर नहीं जलेंगे. बोले एग्जैक्टली सेम थिंग. दिस इज द डिफिकल्ट पाथ. यू डोंट फील इट बट यू वॉक इट एंड यू एंजॉय इट. लेटर यू विल सी यार हमने तो कुछ ही नहीं करा. एंड दिस इज द वे. हर किसी को ऑप्शन मिलती है. यू वांट टू वॉक ऑन फायर और यू वांट टू बी कंफर्टेबल, रिलैक्स. और चैंपियन वही बनता है. देखो, चैंपियन कोई ऐसा नहीं कि चैंपियन जी तू चैंपियन बन जा. नहीं नहीं नहीं, इट्स वॉकिंग ऑन फायर. यू हैव टू चूज योर पाथ. देयर आर इजी वेज आल्सो. कुछ भी कर लो यार, कोई भी इजी वे है. पीपल स्टिल यू नो आज बैग ऑन रोड एंड स्ट्रीट. वो भी थोड़ा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग है. पर उनमें से किसी को बोले एथलीट बनना है यार, पर उसके लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी. और अब यूं सोचते हैं लोग, ये भी क्रिटिसाइज करते हैं, और एक गरीब बंदा एथलीट नहीं बन सकता. You look at UFC, you look at बड़े बड़े एथलीट्स एंड प्लेयर्स. सबसे बड़ी जो फाइट होती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, वहां तक पहुंचने की होती है. उसकी फीस जुगाड़ करना, मेरे जूते खरीदने. आज मिल्खा सिंह की तो मूवी देखी होगी, उनके पास जूते नहीं थे, भाग रहे थे. पर भी तब वहां तक तो भागा कम से कम, जब तक उसको किसी ने जूते नहीं दे दिए. अब यहाँ पर गरीबी का कई लोग, मैं भी मतलब बड़ा एक्टिव हूँ स्पोर्ट्स में, तो कई लोग मेरे से पूछते हैं अरे सर हमारे को कुछ सपोर्ट मिले तो करें. अरे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी. 0/0 सपोर्ट है. आपको अपने आप करना पड़ेगा. वो वॉकिंग ऑन फायर वहीं से शुरू होती है, ना कि वॉकिंग ऑन फायर जी ये 4 कदम ऊपर उठ के वहां से शुरू होगी. जहां से सोचोगे वहीं से वॉकिंग ऑन फायर शुरू हो जाएगी. चाहे आपके पास पैसा है, चाहे नहीं है. चाहे नहीं है तो जुगाड़ करो, और है तो आगे बढ़ो. क्या बात है सर. इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. एक एक आंसर आपका बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पिरेशनल था. और आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों को बहुत मज़ा आया होगा. तो मैं चाहूँगा कि आप इसे रिपीट करके भी देखें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. और मैं तो खुद सीखना चाहूँगा मार्शल आर्ट सर. ये बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीखना. वरना कई बार छोटी छोटी बातों में घबराहट हो जाना, हाथ कांपने शुरू हो जाने, तो वो प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में अगर नहीं चाहते हैं हम लोग, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा स्पोर्ट एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स इज़ अ ग्रेट थिंग. हम ज़रूर कुछ ऐसा सीखें. तो एक फाइनल मैसेज मैं चाहूँगा आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए, लास्ट क्लोजिंग नोट. देखिए, पूरा सार पूरे उसका मैं बता देता हूँ. पहला नंबर, चूज व्हाट यू वांट, फोकस. लाइफ अगर बुक पढ़ी हो इकिगाई, देयर शुड बी समथिंग इन योर लाइफ, समथिंग टू अचीव. कोई भी लाइफ ब्लैंक नहीं होती है, उसके अंदर देयर शुड बी टारगेट्स टू अचीव. और एक टारगेट मिल जाए तो वहां रुकना नहीं, अगले पे जाना. और द स्पिरिट ऑफ मार्शल आर्ट्स जो अपने
अभी बता दिया मैंने पॉडकास्ट में, जितनी स्पिरिट एंड नेवर गिव अप एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, फॉलो ऑल दीज थिंग्स, आप कभी लाइफ में हारोगे नहीं, और हारोगे तो खड़े हो जाओगे और फिर आओगे, सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।